चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। थक कर जो बैठ जाते हैं वे मंजिल कभी पा नहीं सकते। नमस्कार, इस्तकबाल। मैं पूजा शाह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। एक शिक्षाविद, एक फिल्म समीक्षक, एक बेहतरीन साहित्यकार, एक बहुत ही उम्दा कवि, इनके विषय में जितनी भी बातें करूं शायद वो कम होगी, इसीलिए चलिए इनका परिचय ही करवा देती हूं आपसे। हमारे बीच में है डॉक्टर कुमार विमलेंदु जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। जैसा कि मैंने परिचय में बताया, हमारे जो भी दर्शक हैं उनको, उनमें बहुत सारी परिचय जो है आपकी कहीं ना कहीं रह गई। जैसे कि मैं बता दूं कि गीतकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, गायक हैं, लेखक तो हैं ही हैं और थिएटर से भी जुड़े हैं, अभिनेता भी हैं, बहुत सारे कार्यों में लिप्त हैं और सब में महारत हासिल। भाषाओं की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे आपसे विमलेंदु जी। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि साहित्य में रुझान और साहित्य की यात्रा कहाँ से आपने शुरू की? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बनता है उसके पीछे दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, और दूसरा फैक्टर होता है माहौल यानी कि एनवायरनमेंट। और भगवान की दया से मुझे दोनों उपलब्ध थे। मेरे पिताजी विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी, और उसके साथ साथ साहित्य और संगीत में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी उनकी। तो मेरे अंदर जो भी आया, तो सारा श्रेय आज जो भी इसके वजह से मुझे प्रशंसा मिलती है या मिलता है, वो सारा श्रेय अपने पिताजी को ही देना चाहूँगा। उन्होंने बचपन से एक ऐसा माहौल रखा, और अपने विद्यालय के शिक्षकों का देना चाहूँगा। मैं पटना के एक प्रतिष्ठित विद्यालय लोयला से पढ़ता था, तो वहाँ उस वक्त ऐसा माहौल था कि सिर्फ पढ़ाई, किताबों वाली पढ़ाई नहीं होती थी, और कई चीज़ें होती थीं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, एलोक्यूशन, इन सब चीज़ों पर भी, स्पोर्ट्स, सब पे ध्यान दिया जाता था कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके। तो वो दोनों चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ें मुझे मिली भगवान के आशीर्वाद से। तो रुझान रहा। फिर आगे जाकर उत्साहवर्धन भी होते रहे। कई स्थानीय, पटना में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे उस दौरान, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें जीतना एक बड़ी बात होती थी। तो वहाँ से कुछ पदक मिले, कुछ सम्मान मिला, घर पे भी लोगों ने बढ़ावा दिया, दोस्तों ने बढ़ावा दिया। ऐसे कई शख्स हैं जिनका रहा है। बाद में जो आपके लाइफ पार्टनर होते हैं उनका भी सहयोग होता है ताकि वो माहौल मेंटेन रहे। तो पिताजी के जाने के बाद लाइफ पार्टनर से भी वो सहयोग मिला। तो सारी चीज़ें रहीं। तो रुझान शुरू से ही था, बाकी मैं चलता रहा, चीज़ें सीखने की कोशिश करता रहा। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आप दो तरीके से किसी चीज़ को पढ़ते हैं। या तो आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप पढ़ते हैं। तो मैंने किसी परीक्षा की तैयारी नहीं की, मैं पढ़ता रहा। तो जो चीज़ें सीख पाया वो काम आती हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि दो तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, एक तो परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं हमारे आज के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, या जो भी, कंपटीशन तो आज भी बहुत अधिक है और तैयारियां कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? बेशक, देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो मैंने पहले कहा, शायद उससे कुछ भ्रम भी उत्पन्न हो। मैं तैयारी करने को बुरा नहीं कहता, वो आवश्यक है। किसी न किसी मोड़ पर आपको चुनना पड़ता है, उसमें परिस्थितियां भी कई होती हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे हेरिडिटरीली और वैसे दोनों तरीके से सहयोग मिला। कई जगहों पर ऐसे सहयोग नहीं होते हैं, परिस्थितियां इतनी सुगम और सुंदर नहीं होती हैं कि आप जो चाहें वो कर सकें। तो बेशक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप तैयारी के दौरान भी जो पढ़ते हैं उसको संजो के अगर रख पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम देगा। ऐसा नहीं कि आपने A+B² याद किया, परीक्षा में उसका इस्तेमाल किया, और जब नौकरी पा ली तो फिर पता नहीं है क्या B क्या, होल स्क्वायर कहाँ। तो वो ना हो। तो और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। इसका मुझे खेद है, इस बात से मुझे दुख है कि आप जो भी पढ़ते हैं, अभी आप मैं किसी से भी पूछूं, नॉर्मल आदमी से, कि 10वीं में आपने कौन सी कहानी पढ़ी थी, अंग्रेजी में पहला चैप्टर क्या था, उसको नहीं याद होगा, क्योंकि उसे तो बोर्ड एग्जाम देना था। तो बोर्ड एग्जाम देना गलत नहीं है, लेकिन उस कहानी को भूलना गलत है।
विमलेंदु जी, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम वैसा ही बच्चों को बना देते हैं, और इसी वजह से जैसा आपने कहा कि वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं है कि मुझे ये स्टोरी पढ़ना है और मुझे अपने जहन में उतारना है, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नहीं होता है, बस तैयारियां होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक का ही की जिम्मेदारी है, शिक्षक की ही जिम्मेदारी है कि उन्हें वो एनवायरनमेंट हम पहले प्रोवाइड करें, हम उनमें वो प्रेशर ना डालें कि आपको बस एग्जाम पास करना है। आपको ये जानना है, ये जानकारी लेनी है, इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एकदम सही। और वही इंटरेस्ट आपने पाया अपने जिंदगी में, साहित्य को लेकर के, लैंग्वेजेस को लेकर के। लैंग्वेज पे, हिंदी साहित्य पे बहुत बातचीत हम करेंगे ही, जानेंगे, लेकिन आज के वक्त में इंग्लिश, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेंट होती जा रही है। हर स्कूल्स में, हर जगह, आप ऑफिस में देखें, दफ्तरों में, कहीं भी आप चले जाएं, घर का माहौल अब ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात करे। आखिर ऐसा क्यों, इतनी बदलाव क्यों आ गई है, और क्या लगता है आपको कि कहीं हिंदी भाषा इस रेस में कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कई दो कारण हैं। देखिए, हिंदुस्तान, भारत, हमारा जो देश है, अंग्रेज़ों के अधीन रहा कई वर्षों तक, और सारे काम अंग्रेज़ी में ही होते थे उस दौरान। और जब अंग्रेज़ गए तब यहाँ की जनता दो तरीके की हुई। कुछ लोग एंग्लोफोबियक्स हुए और कुछ लोग एंग्लो मैनियक्स हुए। मतलब कुछ जो अंग्रेज़ी से डरते हैं और कुछ जो अंग्रेज़ी पे मरते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे कि अंग्रेजी सुन के ही होश आवास खो दें, कुछ ऐसे कि अगर आपने ऊटपटांग अंग्रेजी में भी कुछ बोल दिया तो उन्हें लगेगा बहुत बढ़िया है, ये विद्वान है। तो एक तो कॉलोनाइज्ड माइंड इसका रीज़न है। और हिंदी कहीं नहीं पिछड़ रही है, हिंदी में बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, वही हिंदी के भी प्रख्यात साहित्यकार बने। आप अपने शहर की बात करें तो अरुण कमल जी को देख सकते हैं, पीछे बीते समय में जाएं तो हरिवंश राय बच्चन जी को देख सकते हैं। ये पढ़ाते अंग्रेजी थे लेकिन लिखते हिंदी में थे, क्योंकि वो तो अपनी भाषा है। तो हिंदी पिछड़ कहीं नहीं रही है, लेकिन हाँ, अंग्रेजी जानना भी आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी भी अब बहुत बढ़ रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और आज ही नहीं, पहले भी थी, लेकिन बीच में ये जो हम अधीन हो गए और कॉलोनाइज्ड हो गए, तो वो थोड़ी पिछड़ी, उसका विकास वैसा नहीं हो पाया, साहित्यकारों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो कि उस दौरान, जैसे आप 1857 का विद्रोह देखें, वो इतना बड़ा विद्रोह है इतिहास का, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 1857 के विद्रोह के 40-50 साल बाद तक अखबारों में दर्ज खबरों के अलावा उस आंदोलन पर आधारित न तो एक कविता लिखी गई, न एक उपन्यास लिखा गया। ये गैप इसलिए था क्योंकि हम अधीन थे और अपनी भाषा में जो भी लिखते थे उसको विद्रोह ही माना जाता था। तो ये साहित्यकारों के ऊपर भी है कि उन्होंने उतना उसको पुश नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा। और अंग्रेजीदा लोग अंग्रेजों के जाने के बाद भी बचे हैं। अंग्रेजी पढ़िए, वो वैश्विक भाषा है, हर भाषा की तरह महान भाषा। आपने भी इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई की, फिर आप हिंदी साहित्यकार बन गए, अंग्रेजी में भी आप लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको पसंद है हिंदी में लिखना। इसके इतर अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, कॉलेजेस की, तो आपने एक पुस्तक भी पूरी लिख डाली है कि किस तरीके से अंग्रेजी का पठन पाठन होना चाहिए। एकेडमिक वर्कशॉप्स आप करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, डिग्री लेने के लिए आपको किसी एक भाषा का चुनाव करना पड़ता है। तो अंग्रेज़ी साहित्य, जो कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है कॉन्वेंट स्कूल से हुई, मिशनरी स्कूल से हुई, तो अंग्रेज़ी पढ़ना पढ़ाना बचपन से रहा। और वो दौर था जब ट्रांसलेशन और नरेशन से लोग जज करते थे आपके नॉलेज को। तो अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा भी है, तो सीखना तो आवश्यक है ही। और इंटरेस्ट चूँकि लिटरेचर में था, तो अंग्रेज़ी लिटरेचर भी उसी इंटरेस्ट से पढ़ा जैसे हिंदी लिटरेचर पढ़ा था। मुझे प्रेमचंद भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितनी अच्छी वर्जीनिया वुल्फ लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, आपने सही कहा कि ज़्यादा मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अपनत्व की जब बात आती है तो मुझे हिंदी से ज़्यादा अपनत्व महसूस होता है। और शायद ये मेरी उस चिंता को कम भी करता है। मेरे जैसे कई और लोग हैं कि हिंदी कहीं घट रही है, ऐसा नहीं है, हिंदी बढ़ रही है। क्योंकि जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो तो हिंदी लिख ही रहे हैं, जो और भी भाषाएं पढ़ रहे हैं वो भी हिंदी ही लिख रहे हैं। तो हिंदी बढ़ रही है और बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो मुझे खुशी होती है इस बात की। और मेरा अपना निजी अगर पूछा जाए तो यही है कि मुझे हिंदी से ज़्यादा अपनत्व महसूस होता है, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मेरी अभिव्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशंसा मुझे दोनों भाषाओं के लिए मिलती है, लेकिन मुझे हिंदी बोलकर ज़्यादा संतुष्टि महसूस होती है, इसलिए मैं हिंदी की तरफ काम करता हूँ। और साहित्य के बाद आप साहित्य जब पढ़ते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं,
तो एक स्तर आता है जहाँ पर आप सब भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं। तब आपका अफसोस एक ही रह जाता है कि मैं दुनिया की सारी भाषाएं क्यों नहीं जानता या जानती, जी। ताकि मैं सब कुछ पढ़ सकता। तो भाषा तो सभी महान है और सबको सीखना है, और जितना आप सीख सकें इस ज़िंदगी में सबको सीखें और सारी भाषाओं को पढ़ें। और यहाँ अंग्रेज़ी और हिंदी के चुनाव की बात है तो मैं फिर से दोहरा दूँ इस बात को कि हिंदी मेरी भाषा है। मैं अंग्रेज़ी के लिए ये कभी नहीं कह सकता, या किसी भी और देश का व्यक्ति जो इंग्लैंड के बाहर है वो ये नहीं कह सकता कि अंग्रेज़ी उसकी भाषा है। जी। हिंदी मेरी भाषा है, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए तो फिर एकेडमिक वर्कशॉप्स में आप क्या कुछ एकेडमिक बताते वर्कशॉप हैं? में इसलिए क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। अब जब साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी और सिर्फ अपने देश का साहित्य पढ़कर आप चुप हो गए और आगे कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप इतिहास पढ़ना है तो विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इंग्लैंड की भी हिस्ट्री पढ़नी है, फ्रांस की भी हिस्ट्री पढ़नी है, आगे जाके पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ना है। तो उसमें शेक्सपियर भी आएंगे, मिल्टन भी आएंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंच ऑथर्स भी आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि उनको पढ़ा पढ़ाया जाए, और कैसे पढ़ा पढ़ाया जाए। साहित्य की भाषा अलग हो सकती है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका एक ही होता है। जी। कविता कैसे पढ़ाई जाए, उसके लिए भाव प्रवण होना पड़ेगा। ड्रामा जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बताना होता है। टीचर्स स्कूल, आप शेक्सपियर को स्कूल लेवल पे भी पढ़ाते हैं, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाते हैं, शेक्सपियर पर रिसर्च भी करते हैं। तो कहाँ कितना और कैसे पढ़ाना है ये वैरी करता है, इसमें फ़र्क आता है। जब आप स्कूल में शेक्सपियर पढ़ाते हैं तो आपको इंग्लैंड के पॉलिटिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री को देने की ज़रूरत नहीं है, बस एज अ पीस पढ़ा देना है। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी करना है। आप रिसर्च करते हैं तो साइकोएनालिसिस भी कर लेते हैं आप उसकी। तो जो वृत्त है वो वृहदतर होता जाता है, सर्कल बड़ा होता जाता है, हॉराइजन बढ़ता जाता है। तो ऐसे में जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको एक दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है कि वो कैसे पढ़ाएं इसको कि ये ज़्यादा असरदार हो। और साहित्य तो अब चूँकि विश्व पटल पर ये सब विख्यात लोग हैं, बड़े काम की बात भी लिखी है इन्होंने। तो यही कारण है कि आज 500 साल बाद भी, अपने होने के 500 साल बाद भी उनको उतने ही शिद्दत से पढ़ा पढ़ाया जा रहा है। तो ये महान लोग हैं, तो इनको पढ़ना पढ़ाना चाहिए भी। तो वो कैसे पढ़ाया जाए इसके लिए मैं करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ कि कैसे क्लास में पोइट्री पढ़ाई जाए। और पोइट्री का मतलब सिर्फ इंग्लिश पोइट्री नहीं है। पोइट्री में मैं गालिब को कैसे पढ़ा जाए ये भी बताता हूँ, और दिनकर को कैसे पढ़ा जाए, जो मैंने सीखा है। वो कोई नियम नहीं है, मैंने सीख कर ज़्यादा ग्रहण किया, कितना सीख पाया मैं, मुझे सहूलियत हुई, वो बताता हूँ मैं शिक्षकों को कि ऐसे पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। जी, वही बात आगे कहीं ना कहीं कि एनवायरनमेंट अगर हम अच्छा क्रिएट कर जी। देते हैं तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। पुस्तक की बात अगर मैं करूँ तो आप कविताएं लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। अगर अंग्रेज़ी की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ तो आपने कहानियाँ भी लिखी हैं। बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है आपके पास। एक पुस्तक मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है, तो ये कौन सी पुस्तक है? और ये बताइए कि आपकी लिखी हुई सबसे आपकी फेवरेट पुस्तक कौन सी है और क्यों? ये पुस्तक जो भी मेरे पास है, ये सिनेमा, किरदार और कहानियाँ, ये सिनेमा पर बेस्ड किताब है। और मोटे तौर पर कहा जाए तो विश्व सिनेमा और भारतीय सिनेमा की तुलना भी है और उनका परिचय भी है, और छोटी मोटी कहानियाँ उससे जुड़ी हुई इसमें है। फेवरेट पुस्तक की बात करें तो ये सवाल मेरे लिए वैसा ही होगा कि मुझे अपनी 5 उंगलियों में से सबसे खूबसूरत और बेहतरीन उंगली कौन सी लगती है। सब मेरी ही हैं, सब मैंने ही किया है, और सभी प्रिय हैं मुझे। हालांकि मुझे कविता करना या कविता सुनना बहुत पसंद है। कविताओं पे आपने एक पुस्तक लिखी है। हाँ, और मेरे 2 संग्रह हैं आपकी। तो क्यों ना एक कविता हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, उनको भी पता चले कि किस प्रकार आप लिखते हैं, क्या कुछ लिखते हैं। जी, मेरी पहली कविता संग्रह जो प्रकाशित हुई थी वो थी मैं विद्रोही मैं यायावर। जी। उसका टाइटल पोएम ही सुनाता हूँ आपको कि और भी कुछ पथ हैं शेष, बचे हैं कुछ प्रश्न विशेष, क्यों रुक जाऊं फिर यहीं रात भर, मैं विद्रोही मैं यायावर। क्या बात। बना किया था स्वयं ही श्रोता, सुना किया था श्वास संगीत, इसी भूतल पर तना किया था, यही हुआ था कभी विनीत। स्मृतियां तो कई हैं यहाँ, कुछ टूटे सपनों के भी हैं अंश। और ऐसे करके कविता जाती है, और मैं विद्रोही मैं यायावर इसका रिकरिंग लाइन है, वैसा ही आता क्या है। बात है। तो बहुत खूबसूरत और भाव बहुत सुंदर है। अगर पूरी कविता को पढ़े तो मुझे लगता है जीवन के हर एक शाख को आपने कहीं ना कहीं छुआ है। आप जिंदगी में बहुत बार स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, कभी कुछ बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं, कभी सब तरह से तिरस्कृत होते हैं, लेकिन आप होते हैं,
और आपका होना ज़रूरी ज़रूरी है। और उस होने में असर हो, इसके लिए ज़रूरी है आपके विद्रोही तेवर का होना और यायावर होना। पृथ्वी बहुत बड़ी है और हमारी है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। एक जगह टिक गए तो एक जगह तो पानी भी सड़ जाता है रह के, फिर हम तो ह्यूमन बींग्स, क्या बात है, घूमते रहना। बहुत खूबसूरत बात। और जो पुस्तक आपने दिखाई, जी। तो दर्शकों को मैंने शुरुआत में ही कहा था कि फिल्म समीक्षक हैं जी। आप और कई सारे अवार्ड शोज में भी आप जाते रहते हैं। फिल्मों की मैं बात करूं, एक वक्त वो भी था जब फिल्मों का जो प्रारूप था वो बहुत अलग था आज के वक्त जी। से। और बिहार की बात करूं तो बिहार भी बहुत समृद्ध रहा है, बिल्कुल। भोजपुरी सिनेमा जो है वो भी बहुत समृद्ध बिल्कुल। रहा है। आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस नज़रिए से देखते हैं आज के सिनेमा को, पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, टेक्निकली देखें तो हम बहुत एडवांस हुए हैं, पूरे विश्व स्तर पर बहुत एडवांस हुए हैं। विश्व स्तर से बिहार तक की बात करें तो सब जगह टेक्निकल एडवांसमेंट तो बेशक आया है। कैमरे बेहतरीन हो गए हैं, साउंड सिस्टम बेहतरीन हो गया है, लाइट अच्छी हो गई है, वो बहुत चीज़ें बदली हैं। कंटेंट वाइज कहीं ना कहीं पीछे हुए हैं हम। विश्व सिनेमा के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप यूरोप में जाएंगे या बाकी जगहों पे जाएंगे, रूसी फिल्मों को देखेंगे तो उनके कंटेंट में बहुत विशेष गिरावट नहीं आई है। जो तारकोव्स्की बनाते थे रूस में, अभी भी अच्छी फिल्में बन रही हैं। यहाँ पर ये जो दौर चल रहा है हिंदी सिनेमा का और क्षेत्रीय सिनेमा का, क्षेत्रीय सिनेमा भी बंगाली सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, मलयालम में बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं, मराठी बहुत शानदार कर रहे हैं ये लोग। तो लेकिन हमारे बिहार में भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छा कंटेंट वाइज नहीं बन रही हैं। उसका कारण है कि एक तो हमारे टेस्ट में रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, वो एक पक्ष है। दूसरा ये कि इसको बड़े सपनों के साथ शुरू किया गया था। मैं आपको बताऊं कि 1962 में पहली फिल्म आई थी भोजपुरी की, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो, और ये अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे बहुत काम हुआ था। बहुत फेमस एक एक्टर हुआ करते थे नाजिर हुसैन साहब, जो गाज़ीपुर से थे, हमारे बगल के उत्तर प्रदेश से, और गाज़ीपुर से थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, बड़े अच्छे एक्टर थे। तो राजेंद्र बाबू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको बुलाकर कहा था कि भाई इतनी समृद्ध भाषा है हमारी यहाँ की, तो एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग देश विदेश हर जगह फैले हुए थे। तो नाजिर हुसैन ने अपना वादा निभाया, उनको प्रॉमिस किया और किया। और एक वो दौर था कि उस वक्त यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और लता मंगेशकर सब आकर गाते थे। आपको कुछ गीत भी याद होंगे, वो हंसी हंसी पनवा खियवले बेईमनवा मन्ना डे ने गाया, उसमें मोहम्मद रफ़ी ने भी बीच में गाया है। ए चंदा मामा आर्या व बार्या वो लता मंगेशकर ने गाया है। मुझे नहीं लगता इससे सुंदर लोरी अभी तक किसी भाषा में बनी होगी। तो ये रिच समय था, लेकिन धीरे धीरे कंटेंट कमज़ोर होता गया क्योंकि हमने उधर विशेष ध्यान नहीं दिया। और जो उस समय के ट्रेंड एक्टर्स या ट्रेंड सिंगर्स यहाँ काम करते थे, और ये ज़्यादा व्यावसायिक तौर पर लोग सोचने लगे। एक साल में 40-50 फिल्में बन रही हैं, कहाँ एक साल में 2 से 4 फिल्में बनती थी। तो गुणवत्ता पे तो असर होगा ही। भारतीय सिनेमा में आप देखें, वहाँ तो पूरा व्यवसायीकरण और नेपोटिज्म और कई फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ भी कंटेंट कहीं कहीं गिरा भी है, कहीं कहीं उठा भी है। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से अच्छे एक्टर्स को मौका मिला है, अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और अच्छा कंटेंट हमेशा एंटरटेन होते हैं लोग उससे, और उसको ग्रहण करते हैं। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण अभी आप देखें OTT पर, जहाँ पर कि सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज और मार धाड़ ये चीज़ें दिखती हैं, इस भीड़ में पंचायत जैसी एक सीरीज़ आती है और अपनी अलग जगह बनाकर एक अपना अलग असर छोड़कर चली जाती है, जब उसमें कहीं कोई कुछ भी गलत नहीं दिखाया। तो ये इस बात को साबित करता है कि अच्छी चीज़ हमेशा एक्सेप्ट की जाती है। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हिंदी सिनेमा जो है उसका बुरा वक्त जो है वो अब ढल रहा है, एक अच्छे समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं एक कदम। और आपसे जानूंगी, जैसा आपने कहा कि कॉलेज के वक्त से आपको इंटरेस्ट रहा थिएटर्स में, आपने थिएटर किए और वॉइस ओवर्स भी किया है, साहित्य भी आपने किया, तो कहीं ना कहीं इसके जड़ में एक साहित्य ही है, एक भाषा ही है, जिससे जब प्रेम हो जाता है तो मनुष्य इतना कुछ कर पाता है। बिल्कुल, मेरे अंदर तो वही था, साहित्य में रुचि थी। और विशेषकर जब हम बड़े हो रहे थे, जब फॉर्मेटिव पीरियड था, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन का कि उस वक्त रामायण जैसा सीरियल प्रसारित होता था, महाभारत आता था, तो भाषा के प्रति आकर्षण तो वहाँ से होना ही था। बड़ी परिष्कृत भाषा होती थी, और जो चीज़ हम देख रहे थे, आइडियलिज्म देख रहे थे और महाभारत में प्रैक्टिकलिटी देख रहे थे, तो उसका असर तो पड़ता है फॉर्मेटिव पीरियड पे। तो कहीं ना कहीं साहित्य ही उसका असर है। और मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी बहुत गहन रूप से साहित्यिक और कला के मर्मज्ञ थे,
तो वो छोटी छोटी बातें बताते रहते थे। जैसे अमूमन आप मेरे घर में जब मैं छोटा था, जब भी एंटर करती तो कभी आपको बेगम अख्तर की गज़ल सुनाई देती, कभी मेहदी हसन की गज़ल सुनाई देती, कभी कोई ठुमरी सुनाई देती। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा चीज़ होता रहा, कभी तबला वादन सुनाई देता। तो हमें बचपन में बड़ा बेकार लगता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका असर रहा। जब हम बड़े हुए, जब आगे जाकर देखा कि लोग इन्हीं चीज़ों को इतनी तरजीह दे रहे हैं, इसको बहुत बड़ा मान रहे हैं, तो लगा ये तो हम बचपन में करते थे, ये तो हमने सुना हुआ है। अब अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ को जब आप बचपन से पढ़ के आए हों, पढ़ के तो नहीं, सुन के आए हों, दिनकर को सुन के आए हों, और संस्कृत के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाई बात बात में आपको डांटने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता हो, तो फिर और मार खाने के बाद आप भी कॉमेडी में भी वही कहते हो, पिताजी मारते थे तो हम कहते थे कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो वो एक माहौल सा था, और घर में भाई बहन सब का मिजाज वैसा ही, तो निश्चित तौर पर अच्छा एक माहौल मिला, तो उसका असर पड़ता ही है। साहित्य ही बेस में है। आगे अब जाएंगे तो साहित्य, जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लैब, साहित्य की प्रयोगशाला थिएटर है। आपने जो भी पढ़ा उसको, जैसे रसों की बात आप करेंगे, भावों की बात करेंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र रचा तो नाट्य शास्त्र को ये 5वें वेद के रूप में रचा था उन्होंने, क्योंकि बाकी के जो वेद थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ऐसा माना जाता था कि सबके लिए श्रव्य नहीं थे। तो एक ऐसे वेद की आवश्यकता थी। नारद जी ने कहा ब्रह्मा से कि कुछ ऐसा रचिए जो कि जनमानस के काम आए, तब नाट्य शास्त्र की रचना हुई। तो जो थिएटर प्रैक्टिस है, ये भी अब यम यमी का संवाद सबसे पुराना संवाद माना जाता है, जिसका बेसिस ड्रामा को मानते हैं हम। पूरे विश्व इतिहास में सबसे पुराना वही है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो भी प्रस्फुटित हो रहा है उसका बीज तो साहित्य ही है। तो मेरे अंदर भी वही है, साहित्य में रुचि थी, चीज़ों को देख रहा था इनैक्ट होते हुए, घर में भाषा वही थी, बाहर दोस्त भी वैसे थे, तो स्कूल भी वैसा था, वो माहौल वैसा था। तो निश्चित तौर पर जो बाकी चीज़ें हुई, वॉइस ओवर्स, और मैंने सुना कि भाई पॉज दे के बोलना है, अमिताभ को सुन रहे हैं आप, मिर्ज़ा गालिब को सुन रहे हैं नसरुद्दीन शाह की आवाज़ में, तो वो चीज़ें आती हैं, उसका असर होता है। तो हमने वो करना शुरू किया, नकल करनी शुरू की, फिर बेस बढ़ा के बोलना शुरू किया। तो धीरे धीरे फिर थिएटर में इसका इस्तेमाल किया, तो फिर वॉइस ओवर्स के मौके मिले, तो जो भी मिला सबका बीज तो साहित्य ही है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। बहुत परिवेश जो है आज के वक्त में बदल चुका है जी। आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे हम उम्र हैं वो समझ पा रहे हैं कि उस वक्त का क्या माहौल था। अब माहौल बहुत बदल चुका है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने के लिए ही जो बदलाव है वो होता है, लेकिन अगर हम अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ रखना चाहते हैं, तो ये एक माहौल बनाना कितना अधिक ज़रूरी है? एक अभिभावक के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम बड़े हो रहे थे तो कैसे सीरियल्स टेलीकास्ट हो रहे थे, रामायण, महाभारत, अलिफ लैला, ईशु दया सागर, ऐसे ऐसे सीरियल्स जिसमें भाषा बड़ी परिष्कृत होती थी, बाइबल की कहानियाँ। तो अब ऐसा नहीं है। अब के बच्चे, क्योंकि भाषा जो है ना वो एक चीज़ है जो बच्चे एक्वायर करते हैं, वो सीखता कोई नहीं है, सभी भाषा को एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज इज़ एडॉप्टेड, वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो जो जिस परिवेश में रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, हमारी भाषा वैसी ही हो जाएगी। तो अब जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, वो आधी हिंदी आधी अंग्रेज़ी, तो ना अंग्रेज़ी ही बहुत बढ़िया हो पा रही है, ना हिंदी पे ही पकड़ बन पा रही है। वो है ना कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए। तो वैसी स्थिति में बच्चे चलते चले जा रहे हैं। या जो कार्टून सीरीज़ भी देख रहे हैं वो डब्ड वर्जन होते हैं। बिल्कुल। डब्ड वर्जन में जब भी आप देखेंगे तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, वो आपको लगेगा कि ये वो अंडर एक्सप्रेशन है। जैसे मैं एक सीन बताता हूँ कि जॉन नाम का एक सैनिक है, वो लड़ रहा है और उसके साथी सैनिक को गोली लग जाती है और वो उससे कह रहा है डब्ड वर्जन में, ओ जॉन, लगता है मुझे गोली लगी है, मैं बचूंगा नहीं। ये अंडर एक्सप्रेशन। क्या बात है? किसी को अगर गोली लगी है तो वो ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो चिल्लाएगा। अभी के बच्चों को देखे आप, डोरेमोन, पोकेमोन और ऐसे सीरियल्स देखते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं। छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने पिताजी से बोल रहे हैं, पापा बाहर जा रहे हैं, जल्दी लौटिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये नेचुरल टोन नहीं है, ये एक्वायर्ड टोन है, और अपनी जिंदगी में भी वो इसी टोन को एक्वायर करने लगेंगे। तो अभी जिम्मेदारी बढ़ जाती है पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कि वो उनको सही प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़ सिखाएं। क्योंकि आप
अंग्रेजी को ब्रिटिश की तरह या अमेरिकन की तरह नहीं बोल सकते, वो असंभव है, तो प्रयास करना भी बेकार है। बेकार। वो आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जीभ की बनावट वैसी नहीं है, परिवेश वैसा नहीं है, मौसम, बहुत चीज़ों का असर होता है। तो वो तो नाटकीय बात है, वो करना ही नहीं है। लेकिन हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के करीब जा सकते हैं। उसके लिए डिक्शनरी पढ़ना सिखाएं बच्चों को। हर बच्चे के लिए मेरी तरफ से ये मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आपके घर में हिंदी, अंग्रेजी जिसकी भी डिक्शनरी है, वो दोनों डिक्शनरी बच्चों को दीजिए, 5 मिनट उससे खेलने दीजिए। ऐसा नहीं कि आज ए से 5 शब्द सीखेंगे, उसका सेंटेंस बनाएंगे, बी से कल सीखेंगे, वो सब ओल्ड टेक्निक है, उससे कुछ होना नहीं है। जस्ट गिव देम डिक्शनरी, वो खोलें, जो भी पेज एट रैंडम खोलें, कोई 2 ही शब्द सीख जाए, बस उसका पूरा प्रयोग सीखें। और उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं, उस तरीके से वो सिखाएं उनको बोलना। तो ऐसे करते करते बहुत सारे शब्दों का संग्रह होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या बात है। और ये भी मुझे लग रहा है कि वही उसी दौर में आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं जब बच्चों के पास डिक्शनरी हुआ करता था और ट्रांसलेशन की बुक्स हुआ करती थी। जी। और जब हम रूट्स को अपने पकड़े रहते हैं, जब जड़ों को मजबूत रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं साहित्य हो या फिर वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे साहित्यकार हैं आज के वक्त में भी, ये एक नया दौर है साहित्य के लेखनी में भी, और जो पाठक हैं उनमें भी बहुत बहुत अंतर आया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, ये बड़ा सुखद है कि भी बहुत लिखा और पढ़ा जा रहा है। ये सुखद है कि बहुत पाठक हो गए हैं, बहुत श्रोता हो गए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी डर मुझे सताता है कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कहीं सब लेखक ही न बन जाए और साहित्यकार ही न बन जाए, फिर पाठक और श्रोता कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ये सरल हो गया है। साहित्यकार का टैग लग जाना किसी पर, मैं खुद को साहित्यकार नहीं, मैं साहित्य का विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ। बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी। आप पद्मश्री उषा किरण खान हैं हमारे शहर में, और आलोक धनवा जी हैं। इनको देख के लगता है कि भी बहुत सीखना बाकी है, और मैं सीखता भी उनसे। जब भी मिलता हूँ तो बहुत बातें होती हैं। लेकिन अब खुद को खुश करने के लिए साहित्यकार कह लो खुद को, बैठो और तुकबंदियाँ सुनाओ। अभी के मैं इस पर भी ध्यान खींचना चाहूँगा दर्शकों का, आप भी सहमत होंगी। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग मंच पर चढ़कर तुकबंदियाँ पढ़ रहे हैं और गा रहे हैं उसको अजीबोगरीब तरीके से। इस पर मेरी आपत्ति रही और मैंने कई मंचों से इस बारे में कहा है। मैं वो अपने आप को कभी मानते होंगे, कभी कह भी दिया जाता है उनको, लेकिन वो है नहीं, और वो जो पढ़ रहे हैं वो कविता है नहीं। तो इस पर मेरी आपत्ति है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छा पढ़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब वही कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो आपके बड़े हैं, आपके शहर में है या आपके देश में है, उनको पढ़िए, क्योंकि आपकी कविता पढ़ने की शैली से समझ में आता है कि आपने अपने पीछे किसी को नहीं पढ़ा है। आप एक ट्रेडिशन को बिलोंग करते हो, आप उससे जुड़िए। अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं, आप पटना में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, ग्रामीण परिवेश पर कहानी लिखना चाहते हैं, और आपने उषा किरण खान को नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है, तो आप लिख लेंगे, असरदार नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपको वहां से जो चीजें मिलेंगी ना, वो वहीं से मिल सकती हैं। तो वो वहां से लेकर उसको आप अपने तरीके से रिवाइज कीजिए, इनोवेट कीजिए, वो आपका टैलेंट है। लेकिन आप सीधे लिख कर बैठ गए और सीधे उनके पास पहुंच के मैम मैंने ये लिख दिया है, सर मैंने ये लिख दिया है, जरा पढ़िए, वो तो बड़े लोग क्या बोलेंगे, आपको प्रोत्साहित ही करेंगे, और यही हो रहा है। तो इस प्रोत्साहन की लालसा में अपने कृतियों को ओछा ना बनाए, ये आग्रह है मेरा। तो खूब पढ़ें, खूब लिखें, और अपने बड़ों को ज़रूर पढ़ें जो आपके पर, और खूब पढ़ें। आप जितना अपने बड़ों को पढ़ेंगे, आपकी लेखनी, आपका वाचन उतना ही समृद्ध होगा। तो ये अपील करना चाहूँगा मैं, जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मैं अभी बहुत सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा। तो ये, लेकिन हाँ, फिर से कहूँगा कि ये बहुत सुखद है कि बहुत लिखा पढ़ा जा रहा है। अब एक बड़ा वर्ग इस काम में है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखकर, ये अच्छा है। बिल्कुल। समय बहुत बदल रहा है और बहुत सारे विषयों पे आपसे हमने बातचीत भी की है। जैसा आपने कहा कि एक वक्त वो भी था कि आप घर में जाते थे और गज़ल की आवाज़ आ रही है, संगीत की आवाज़ आ रही है, और संगीत भी बहुत वृहद एक मैं कहूँगी कि शिक्षा है इसको लेने की। बिल्कुल। और इतनी गाढ़ी ये चीज़ है कि पूरा कहा जाता है कि पूरा एक जन्म कम पड़ जाता है एक संगीत का ज्ञान लेने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत अधिक रुचि है संगीत में। तो मैं चाहूँगी क्यों ना जो हमारे दर्शक हैं, चूँकि आपको उर्दू का भी अच्छा खासा ज्ञान है, आप गज़ल पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ 2 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए गज़ल हो जाए। जी ज़रूर ज़रूर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संगीत जो है, बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि ईश्वर को पाने का पृथ्वी पर एकमात्र जरिया संगीत ही है।
फैयाज़ हाशमी की एक मशहूर गज़ल है, बहुत तो क्लासिकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उतना ट्रेंड भी नहीं हूँ, हाँ गाता हूँ। तो फैयाज़ हाशमी की बड़ी फेमस गज़ल है जो कि फरीदा खानम ने गाई थी कि आज जाने की ज़िद ना करो, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खो कर मेरे जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने के जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत ये गज़ल। आज जाने की ज़िद ना करो, मगर दर्शकों को बता दूं कि जाने का वक्त हो चला है अब। लेकिन जाते जाते आपसे बहुत सारी जानकारियां हमें मिली हैं। आपको ज़िंदगी में जब हमने झांका तो बहुत खूबसूरत लम्हे भी हमें नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ दर्शकों, हमारे बीच में आज डॉक्टर कुमार विमलेंदु जी थे। उनसे बहुत सारी चर्चाएं की हमने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला होगा। लेकिन अब वक्त है आपके सुझाव हम तक पहुंचा देने का। तो चलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। और मुझे दीजिए अब इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।